आसपास। मैग्नेटिक फील्ड की सबसे पहली और खास बात कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या बनाती है, क्लोज लूप। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये बनाती है एक क्लोज लूप। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी होगी। तो देखिए ये ऐसा ना क्लोज लूप बनाती है। अगर मैग्नेट के बाहर देखोगे तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, और अंदर देखोगे साउथ से नॉर्थ आ रही है। ऐसे इधर भी बनाएंगे, ये देखिए नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ और नॉर्थ की तरफ। दूसरी खास बात क्या होती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, हाँ, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं पूछूं कि बताओ बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उस पॉइंट के ऊपर तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो ये जो टेंजेंट होती है ना, टेंजेंट गिव्स गिव्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इसके बाद तीसरी खास बात क्या होती है, एक पॉइंट से कितनी मैग्नेटिक फील्ड जा सकती है, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, नहीं, कैन नेवर इंटरसेक्ट। क्यों, हाँ, क्योंकि उस पॉइंट पे फिर क्या हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएंगी। और क्या प्रॉपर्टी उसकी, और क्या प्रॉपर्टी, नहीं वो तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करता है और डायरेक्शन दिखाता है। और क्या प्रॉपर्टी मिल सकती है इसकी, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ना पोल्स के पास में यहाँ पे स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी पास पास होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो देखो यहाँ से कितनी सारी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, ये एक निकली, ये दूसरी निकली, ये तीसरी निकली, यहाँ पे निकली। तो ये वाला रीजन देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा है ना आसपास, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ना सबसे ज्यादा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, है ना। ये चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पी इंटेंसिटी की जो इंटेंसिटी होती है ना, मैक्सिमम एट, क्या बोलेंगे इसको, एंड और पोल। जो इसके एंड है ना उसको हम पोल कहते हैं, ठीक, इसके एंड से हम पोल कहते हैं। चलो अब दूसरी बात, कि कोई एक मैग्नेट है जिससे आप छोटी मोटी चीजों को उठा सकते हो, सेम शेप और साइज का दूसरा मैग्नेट होगा, उससे आप बहुत हैवी हैवी चीजों को उठा सकते हो। एक न्यूडियम नाम का एक वो होता है एलिमेंट, नाम सुना है उसका। उसके जो मैग्नेट्स बनते हैं ना, जैसे कि नॉर्मल एक छोटा सा मैग्नेट होगा, तो सिंपल हम लोग स्टील के मैग्नेट बनाते हैं। मान लो ये मैंने स्टील बनाया, इससे मैं दो चार कॉइन उठा सकता हूँ। लेकिन न्यूडियम के जो होते हैं मैग्नेट, उससे ये पानी की बोतल को भी उठा सकता हूँ। अगर उसके ऊपर कुछ मेटेलिक होगा इसमें उठा सकते हैं, तो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो कौन सा मैग्नेट कितना स्ट्रॉन्ग है उसके लिए ना हम लोग एक टर्म का यूज करते हैं, क्या नाम है उसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ना, इनके पोल की कुछ स्ट्रेंथ होती है। इस पोल की जो स्ट्रेंथ है मान लो वो है M1, तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी लिख दो, M1, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है ना अलग अलग पोल्स की अलग अलग नहीं होती। अभी आवाज ठीक आ रही बेटा, ठीक, चलो जरा। जो फोर्स होते हैं ना, फोर्स की स्ट्रेंथ होती है, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, तो हम क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पे जो स्मॉल एम मैंने लिखा है ना, इसको हम लोग कहते हैं पोल की स्ट्रेंथ। पोल की स्ट्रेंथ, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन डाइपोल होता था, उसमें एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज होता था, तो जो क्यू थी वो क्या थी, उसकी पोल की स्ट्रेंथ। तो वैसे यहाँ पे मैग्नेट जो है ना, उसकी पोल की स्ट्रेंथ जो है उसको हम लोग स्मॉल एम लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस मैग्नेट की जो टोटल लेंथ है ना, हम लोग उसकी लेते हैं 2L। 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें ना बहुत सारे डिस्क्रिप्शन के सेंटर से मेजर करता है। अगर इसको L लेंगे तो L/2 हो जाएगा, और डेरिवेशन का प्रॉब्लम है तो टोटल कर लोगे 2L में। यहाँ पे मैग्नेट स्ट्रॉन्ग है या वीक है इसको डिनोट कर सकते हैं। ये स्मॉल एम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, वो क्या है, डिपेंड ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा ना, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो चलो देखिए मैंने ऐसा मैग्नेट बनाया, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, एक छोटी सी चीज को उठा सकता हूँ। और इसका अगर मैं साइज बढ़ा दूँ, ये देखो अगर इतना बड़ा कर दूँ तो आपको लगता है ना कि ज्यादा हैवी चीज को उठा सकता हूँ मैं। तो जितना ज्यादा एरिया होगा ना, चीज उतना ही ज्यादा होगा, इसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। तो एम जो होता है ना, स्मॉल एम, इट इज डायरेक्टली क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल।
तो स्मॉल एम किस पे डिपेंड करता है? आपके आज के बाद क्या बोलोगे? सिर्फ क्रॉस सेक्शन पर। अगर हमने लेंथ डबल कर दी तो स्मॉल एम क्या हो जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ डिपेंड करता है किससे? क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो एम सिर्फ एरिया पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि पोल की स्ट्रेंथ। अब एक और टर्म आता है यहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है एम इंटू टू एल। और जो ये इसकी लेंथ है, इसके ऊपर मैंने वेक्टर का साइन लगाया है, मतलब लेंथ एलिमेंट है ये। इसकी कुछ डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ लेते हैं हम लोग? अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती थी? नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे कहाँ से कहाँ होगी? साउथ से नॉर्थ। ये जो 12 दिखा है ना आपको, इसकी जो डायरेक्शन है वो होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये वेक्टर एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम जो है वो इन दोनों चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैंने लेंथ आधी कर दी तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है ना, एम इंटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। अगर मैंने लेंथ हाफ कर दी तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया तो बताओ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डबल हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है इसके ऊपर। अगर एरिया डबल तो ये डबल, और अगर ये डबल तो ये भी डबल। यहाँ पे ना कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कटिंग ऑफ मैग्नेट। कटिंग ऑफ मैग्नेट। यहाँ पे देखो, अगर ये हम लोगों ने एक मैग्नेट रखा हुआ है, हमारा मैग्नेट है ये। अगर मैंने इसको ऐसा कट कर दिया कि नॉर्थ पोल है कि साउथ पोल है, अभी जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना वो था एम इंटू टू एल। अभी वेक्टर कितने लगा, मैंने ना इसको कट कर दिया तो ऐसा बना दिया, ये एक चीज और ये दूसरा चीज। इसकी भी लेंथ है, इसकी भी लेंथ है। तो अब देखो इस चीज की जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा एम डैश, कितना हो जाएगा? एम इंटू एल। इस वाले पर्टिकुलर एक चीज। तो जो नया वाला एम डैश होता है वो क्या हो जाएगा? एम बाई टू। अगर तुमने मैग्नेट को आधा कट कर दिया तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। उसके बाद देखो, इसको आप लोग ऐसे भी तो कट कर सकते हो, ऐसे। अगर तुमने इसको ऐसे कट कर दिया, अगर तुमने इसको ऐसे कट कर दिया लेंथ साइड नॉर्थ साउथ, अभी इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट था वो था टू इंटू, सॉरी एम इंटू टूएल्व। एम इंटू टूएल्व। अभी इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम इंटू टूएल्व, लेकिन मैंने उसको तीर दिया, ऐसा और ये ऐसा। अभी भी इसकी लेंथ थी टूएल्व, लेकिन अब नया वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? एम बाई टू इंटू टूएल्व। लेंथ तो टूएल्व ही है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है? आधा, क्योंकि मैंने एरिया क्या कर दिया जिसका आधा। तो जो नया वाला एम डैश है वो क्या है? अगेन एम बाई टू से टू कट जाएगा, एम इंटू एल। पुराना कितना था? एम इंटू टूएल्व। नया वाला कितना है? एम इंटू एल, आधा। तो चाहे तुम इसको ऐसे कट करो चाहे ऐसे कट करो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अब ये तीन पीस करेंगे तो आपको पता है, तीन पीस करोगे तो लेंथ क्या हो जाएगी? वन थर्ड। अगर वन थर्ड हो गई तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? वन थर्ड। अब कितने भी टुकड़े करें आप बना सकते हो ना इसको। तो लिखो कटिंग ऑफ मैग्नेट। कटिंग ऑफ मैग्नेट नंबर वन, कट इन लेंथ। तो अपने लेंथ में कट कर दिया। जैसे डायग्राम दिखा दो, इसका एम इतना है, उसका एम इतना है, तो नया वाला एम डैश जो है वो आधा होगा। इस स्टेटमेंट को हमको याद रखना है, कभी कभी ना अगर तो रीजन में पूछ सकता है इसको। असर्शन रीजन में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे असर्शन बोलेगा कि नया वाला मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो हाफ रह जाता है, और उसका रीजन बता देगा क्योंकि फुल स्ट्रेंथ जो है वो हाफ हो जाता है। कौन सा ऑप्शन होगा? फुल स्ट्रेंथ तो हाफ नहीं हुई, यानी कि रीजन क्या है? गलत है। हाफ तो हो गया, लेकिन लेंथ हाफ नहीं थी, एरिया हाफ। तो ध्यान से पढ़ना। डायग्राम समझ में आ रहा है? उसके बाद नंबर टू, कट टू एरिया।
और ये अंदर तो देखिए हमने हाफ किया है, जो वहां लिखने की जरूरत नहीं थी, इक्वल टू सकते हैं। नंबर 2 लिखिएगा कट थ्रू 8। नंबर 2 कट थ्रू एरिया, ऐसा कट कर दिया। क्रॉस सेक्शन एरिया मुझे बड़ा दिख रहा है तो इसको मैंने आधा कर दिया। लेंथ इंटेक्ट है। असर्शन है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा, और उसका रीजन है कि पोल स्ट्रेंथ हाफ हो जाएगा। सही कि गलत? सही। तो देख सकते हैं कि ये हाफ हो गई, इसलिए ये जो है ना नया वाला तो हाफ हो गया। तो अभी अभी सभी बच्चों ने फॉर्मूला लिखा m टू n इंटू 2l। अच्छा एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? यूनिट बताएगी। अच्छा पिछले चैप्टर में हम लोगों ने तो यहाँ पे देखो इसकी यूनिट क्या आ गई थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये करंट और यह एरिया, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर। और एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी बहुत पहले, टॉर्क इज इक्वल टू क्या था, बिना साइन थीटा। साइन थीटा की तो कोई बस वैल्यू आती है, उसकी यूनिट नहीं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एम। तो टाउ इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, जी इंटू एम। तो यहाँ से एम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टाउ अपॉन वी। टॉर्क जो होता है ना न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम प्यार से क्या कहते हैं, जूल। तो टॉर्क जो होता है ना वो होता है जूल, और वी क्या होता है, टेस्ला। तो इसकी यूनिट या तो ये लिख सकते हैं या क्या लिख सकते हैं, जूल पर टेस्ला। तो यहाँ से स्मॉल एम की यूनिट क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे ये लिख सकते हैं एम अपॉन 2l। ये तो क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितने आती है, मीटर। तो एम की यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर मीटर, एम्पियर। अगर फॉर्मूले भी याद है ना तो यूनिट आप निकाल लोगे, अगर कभी एमसीक्यू में पूछा। ये वही मैग्नेटिक मोमेंट, ये भी मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट है वो भी, और ये भी मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिज्म बिना करंट के हो ही नहीं सकता। पर मेरे घर में तो मैग्नेट में कोई करंट भी नहीं है, फिर भी उसको मैग्नेटिज्म। भैया उसके वो किस चीज से मिलकर बना होगा, एटम से। और एटम के अंदर कौन है, एटम के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन से, जो कि मूव कर रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को मोशन को क्या कहते हैं, करंट। तो देखो अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन देखो अगर ऐसे मूव कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स या अवे, अवे। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे है ना, करंट की डायरेक्शन होती है अपोजिट। तो अगर करंट ऐसे तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन गई। तो किसी मटेरियल के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं, सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, तो सबकी मिला के तो एक अच्छी खासी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी ना। तो जो घर में हमारा मैग्नेट का पीस रखा है ना, उसके मैग्नेटिज्म के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, करंट। बिना करंट के मैग्नेटिज्म नहीं। यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब जब तक कि आपको ये ना बोले कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तब तक कि अपने मन से अजम्पशन मत बनाना कि वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ठीक है, क्वेश्चन में जब बोलेगा ना कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तभी मानना कि यूनिफॉर्म है, कहीं कभी वो चेंज नहीं है। और नहीं बोला है तो हमको उसी कंसिडर में करना है। क्वेश्चन बनाते हैं। An iron needle is kept near a strong bar magnet। एक आयरन का नीडल आपने रखा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के पास, तो एक चीज तो पक्का है, नीडल पे क्या लगेगा, फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। और कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए हो सकता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये भी हो सकता है। बट टॉर्क नो फोर्स, ऐसा हो सकता है फोर्स ना लगे, ये तो गलत है। नीदर फोर्स नॉट टॉर्क, ये भी गलत है। अगर उसका भी लगाना है तो देखो वो एलिमिनेट हो जाए। सही होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 50%। अब बताओ ए है कि बी है,
बताओ ए है कि बी है? तो तुक्का लगाओ। कितने लोग ऑप्शन ए के साथ, कि उसके ऊपर क्या लगेगा, सिर्फ फोर्स लगेगा, टॉर्क नहीं लगेगा। और कितने लोग ऑप्शन बी के साथ में? कितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया? नहीं, कोई एक साइड पे जाना पड़ेगा, ए या बी? बी। देखो यहाँ पे जितने लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ए लगाया, उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म माना। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे देखिए ये एक आयरन की नीडल, ये आयरन की नीडल है। अब देखो इसके ऊपर पूरा अगर यूनिफॉर्म फोर्स लगेगा, देखो पूरा का पूरा यूनिफॉर्म फोर्स, तो ये रोटेट करेगी क्या? नहीं, ये सीधा ही हो जाएगी। और यूनिफॉर्म फोर्स कब लग सकता है? जब मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हो यूनिफॉर्म। लेकिन सोचो यहाँ पे अगर ऐसा मैंने एक मैग्नेट रखा है, इससे ऐसी मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ऐसी ऐसी ऐसी, क्या इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है क्या? नहीं। इसमें ना यहाँ ज्यादा फोर्स लगेगा और यहाँ थोड़ा सा कम लगेगा। तो देखो यहाँ ज्यादा फोर्स है और यहाँ कम, तो ये ऐसे तो आएगी और साथ में थोड़ा सा घूम भी जाएगी, और घुमाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर ये बोल देता कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तब तो भैया इसके ऊपर पूरा ऐसा फोर्स लगता और इसकी ट्रांसलेट करता। ठीक है, कितनी बार समझना है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन को बाद में बनाते हैं, हम लोगों ने अभी डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी हम लोग अभी डिस्कस नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 4 बता दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ हाँ, इसमें 3 ऑप्शन गलत है, एक सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। ये तो सही बात है, एंड नहीं होती है, एंड नहीं होती। तो भैया ये एंड वर्ड जो लिखा है ना, इसके कारण ये गलत हो गया। द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये क्या है? जब भी पढ़ो टाइम। राइट द 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? क्लोज लूप बनाती है, हाँ हाँ, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, और जैसे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, और पोल पे इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज अलाइंड इतना। चलो इसको भी ना एक बार देख लेते हैं हम लोग, है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। तो आप लोगों की फॉर्मूला शीट उठाओ। जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होता था उसके ऊपर जो टॉर्क लगता था वो कितना होता था? पी ई साइन थीटा। यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना होगा? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, और साथ में आ जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पे वर्क डन कितना आया था हम लोग का, जब हम लोगों ने एक डाइपोल रखा था? वर्क डन, आप लोगों की फॉर्मूला शीट में, इसको फॉर्मूला शीट नहीं मिली तो आप भी इसको कर लो, आप लोग इसको देख लो। हाँ, सबको मिल जाएगा, कुछ और नहीं। तो यहाँ पे देखो, सबसे नीचे वाली लाइन में देखो वर्क डन, वर्क डन। सबसे लास्ट वाली लाइन में जो वर्क डन है वो कितना है? माइनस पीई कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। यहाँ पे हम लोगों को इसका डेरिवेशन नहीं करना है, यहाँ पे सीधा आप लोगों को फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे जो हमारा वर्क डन हो जाएगा वो कितना होगा? माइनस एम बी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अभी थीटा वन थीटा टू क्या चीज है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि थीटा वन थीटा टू क्या है।
से यहाँ पे एक ना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, ये देखिए, ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट रख दिया। अगर देखो मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट रख दिया, ये रखा हुआ है हमारा मैग्नेट, ये है इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अब तुम देखो मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो मैग्नेट के अंदर दूसरे कुछ करोगे क्या? कुछ काम तो बाहर ही होगा। बताओ बाहर कहाँ से कहाँ जाती है मैग्नेटिक फील्ड? बाहर नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ जाती है। देखो यहाँ पे जो होगा पोल वो कैसा होगा? नॉर्थ पोल। और इधर पे पोल कैसा होगा? साउथ पोल। क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ में जाती है। सर ऐसा कैसे पॉसिबल? आपने तो मोनोपोल बना दिया। तो भाई मैंने दो मैग्नेट्स रखे हैं, यहाँ पे देखो एक साउथ पोल भी है इसका पीछे, और वहां पे उसके पीछे नॉर्थ पोल भी होगा। लेकिन भैया हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने एक ऐसा मैग्नेट लिया है, देखो हॉर्स शू शेप का, ये देखो। अब पॉसिबल है ना इधर नॉर्थ और इधर साउथ। भैया मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके जा रही होगी यूनिफॉर्म, हमेशा परपेंडिकुलर रहती है सरफेस पे, एकदम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो इसके ऊपर लगाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स। साउथ साउथ क्या करेगा? रिपेल करेगा, उस डायरेक्शन में लगाएगा फोर्स। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि एक है इधर एक है उधर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और दोनों के ऊपर क्या है? सेम स्ट्रेंथ है, तो फोर्स दोनों के इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, तो ये ऐसे करके रोटेट कर जाएगा। तो चीज रोटेट कर गई, इसका मतलब टॉर्क लगा होगा। टॉर्क लगा है इसके ऊपर। अब सोचो अगर ये घूम के, ये ऐसा घूम के ना यहाँ पे हवा में ही कुछ ऐसा हो, ये कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये घूम के ऐसा हो, ये देखो यहाँ पे साउथ है यहाँ पे नॉर्थ है। अब क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा, साउथ है, और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अभी भी नेट फोर्स कितना है? ये। इसके आगे ये कुछ करेगा अब? लेकिन टॉर्क लगेगा? टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क लगने के लिए ना दोनों फोर्स के बीच में गैप होना है। यहाँ देखो अगर मैं इसको ऐसा खींचूं और इसको ऐसा खींचूं, ये गोल घूमेगा क्या? नहीं। लेकिन सोचो अगर ये ऐसा हो, अगर मैं इसको इधर खींचूं और इसको इधर खींचूं, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो ये देखो एक फोर्स था इधर और एक फोर्स था इधर, दोनों के लाइन ऑफ एक्शन में ये गैप। लेकिन अगर ये गैप हो गया जीरो, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच में कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो। अब तुम सोचो अगर मैंने इसको ना थोड़ा सा ऐसा कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा टिल्ट कर दिया, ये अब आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये साउथ और ये नॉर्थ। अभी भी साउथ क्या करेगा? नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये वाले को ये अट्रैक्ट करेगा। जैसे मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा तो बताओ क्या होगा? ये वापस से रोटेट हो जाएगा, रोटेट होगा और ये सीधा हो जाएगा। ये रोटेट होके क्या हो जाएगा? सीधा। तो यहाँ पे देखो आपको दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखना दोनों एंगल को। एक होता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा होता है हमारा क्या? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये व्हाइट वाले में देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? लेफ्ट की राइट है? व्हाइट वाले में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? राइट की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है? साउथ से नॉर्थ। याद आ रहा है ना? ये देखो इसमें ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और पीले वाले में किधर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट? इधर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे व्हाइट वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो जो हमारा थीटा वन है ना, इनिशियल थीटा वन, वो कितना है? 0 डिग्री। तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? बी और एम के। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपको दिख ही रही है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? साउथ से नॉर्थ। तो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो देखो ये भी इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर। इनिशियल एंगल कितना है? 0 डिग्री। थोड़ी देर के बाद हमने इसको थोड़ा सा उठा दिया, मान लो से ये कोई थीटा है, इधर से पहुंच गया, तो जो हमारा थीटा टू है ना, वो है मान लो कोई थीटा एंगल। दिखाई दे रहा है? तो इसको देखो यहाँ से वहां पे पहुंचाने के लिए आपने क्या लगाया होगा? इसके ऊपर टॉर्क लगाया होगा। टॉर्क की यूनिट क्या है? जूल। और वर्क की यूनिट भी क्या है? जूल। तो आप इसके ऊपर वर्क डन करें, और जैसे ही इसको छोड़ेंगे क्या होगा? ये वापस से आ जाएगा। तो जो आपने तो इसको छोड़ा लेकिन ये वापस आ गया, मतलब जो भी आपने वर्क डन किया वो इसमें स्टोर हो गया।
और जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उस फॉर्म में स्टोर होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म। ये देखो मैंने इसके ऊपर वर्क किया, इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, छोड़ूंगा तो सीधा नीचे चला जाएगा, एनर्जी इसलिए मूव कर जाएगी, है ना। जो भी हम टॉर्क लगा रहे हैं ना उसके कारण क्या होता है, उसके ऊपर एक वर्क डन होता है और वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और बात की एक बात हमें क्या याद रखना है, फार्मूला। फॉर्मूला क्या बोलता है कि इसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो आपको पता होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको पता होगा। और क्वेश्चन में लिखा होगा कि ये पहले ना 0 डिग्री पे था, हम इसको 45 डिग्री पे ले गए, तो 2 थीटा गिवन है। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ में आया? तो आप लोगों को ये याद रखना, सारी कहानी मैंने इसलिए बताया कि थीटा 1 थीटा 2 आपको समझ में आ जाएगा। तो याद हो गया वक्डन का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला, दोनों चीजें याद होगी। और जो हम वर्क डन करते हैं ना वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अगर आपसे कभी पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो ना वर्क डन ही निकाल दो और बता देना ये इसकी पोटेंशियल है। फॉर्मूला शीट में है ना फॉर्मूला। चलो फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो ये वाला बनाओ, करंट कैरिंग लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम। वैसे ये क्वेश्चन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, क्वेश्चन को लिख लो। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। देखो करंट कैरी कर रहा है, ये लूप है देखो, अगर करंट ऐसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह बन रही है, तो करंट कैरिंग जो रहता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन जाती है। तो आपको एक बी दिखाई दे रहा है और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट है एम इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे कि मैग्नेट फील्ड ना एक्चुअल इसे लूप है ना, लूप के लिए एम इज इक्वल टू आई एन। ने पूछा है द वर्क डन इन रोटेटिंग दिस, जो वर्क डन होता है वो कितना होता है एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। फिर सामने माइनस है, अंदर माइनस है, ये अरे सारे आंसर उसको कितने आए, दो निगेटिव है दो पॉजिटिव, इसमें माइनस साइन को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर चारों में पॉजिटिव होता तो हम करते क्या कुछ, आंसर कुछ भी आए सब सही। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अंदर ले जाते हैं। दो एंगल भी दे रखा है इसमें, एक एंगल तो 45 है, दूसरा कितना है, देखो इसने क्या बोला है, देखो ध्यान से कि क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बी जो है ना इसके प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर नॉर्मल। तो जो हमारा प्लेन है मैग्नेटिक फील्ड इसके नॉर्मल है ना। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर, और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी क्या हो, इधर ही होगी। दोनों के बीच एंगल कितना था, एक बात बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रही है, उधर, इसकी खुद की। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी किधर है, उधर। तुम बताओ ना ये जो लूप है, अगर ये ऐसा इसमें करंट है तो इधर डायरेक्शन में आपको मिलेगा, चाहे 180 ले लो चाहे 0 ले लो, एक ही बात।
प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में भी ना इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही। मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसी पैरेलल जाती है कि नहीं, वो भी परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के बाहर में परपेंडिकुलर। इनिशियल एंगल भी आपको गिवन 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया। तो देखो अभी देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 मान लो। अब तुमने इसको 45 डिग्री पे रोटेट कर दिया, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है अब वो भी तो ऐसे 45 डिग्री पे हो जाएगी। अगर ये ऐसा है तो देखो ऐसी 45, तो दोनों के बीच में गैप आ गया। एक बार कोशिश करो आंसर निकालने की, मैं बता दूं। अरे इसको ओपन करो बाबा, ये हो जाएगा। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिखूं एम बी कॉस थीटा 1 माइनस एम बी कॉस थीटा 2 लिख सकते हैं। माइनस अंदर गया ना तो कॉस थीटा 2 वाला टर्म नेगेटिव हो गया, तो जो पहले से नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया। अब देखो वर्क डन इज इक्वल टू, दोनों में एम भी तो कॉमन है, कॉस थीटा 1 कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री एम बी कॉस 0 1, ये कितना होता है 1/√2। और तो कौन, तो आंसर बताओ। आंसर देखो एमबी के टर्म्स में ही आ रहा है आंसर में, सबने देखो एमबी है, एमबी के टर्म्स में कोई होगा नहीं। क्वेश्चन में पूछा वर्क डन निकालने, तो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लिखा। दो एंगल दिए हैं, दोनों एंगल्स को पुट कर दिया। एम भी नहीं दिया था, एम बी के टर्म्स में आंसर खत्म। जो बच्चा ये वाला माइनस भूल जाएगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा। एग्जाम में मार्क्स भी नेगेटिव में आएंगे, उसमें फॉर्मूला याद रखें। तो 1 - 1/√2, अच्छा 1/√2 कितना होता है, तो बार बार भूल जाता है। देखो प्यारे बच्चों 1/√2 कितना होता है, पहले √2 कितना होता है 1.414, और 1/√2 कितना होता है 0.707। इस चीज को याद रखो, ये एसी में बहुत काम आएगा। 1/√2 0.04। हाँ चलो नेक्स्ट। और बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, सबका m ही होता है। इट्स इनिशियल पोजीशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो m है ना, उसकी डायरेक्शन कैसी है, पैरेलल है b के, तो शुरुआती एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अभी क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन इन दिस पोजीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एंड फोर्स, चलो बना लेते हैं। b और m के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री। पहले बना लो b, और उसके बाद बना लो क्या m। m बनाने के लिए देखो एक मैग्नेट बनाया मैंने, ये है इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा m, बोला ना दोनों सेम डायरेक्शन में। तो देखो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ये m दोनों सेम डायरेक्शन। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में लगी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे कौन होगा, एक नॉर्थ पोल, और इधर कौन होगा एक साउथ पोल। साउथ नॉर्थ को खींचेगा, नॉर्थ साउथ को अपनी तरफ खींचेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा, और टॉर्क की वैल्यू 0, क्योंकि भैया ये दोनों एक ही लाइन में, एक ही लाइन में रहेंगे तो टॉर्क की वैल्यू 0। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। और बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इतना, देखो m की वैल्यू दे रखते हैं, इतना मैग्नेटिक मोमेंट है। चलो लिख लेते हैं कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना वो है
स्मॉल एम की कैपिटल एम है, जूल पर टेस्ला कैपिटल। और भैया मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया है ना, मोमेंट होल स्ट्रेंथ होती है स्मॉल एम। हाँ, यूनिट से भी पहचान लेना। जूल पर टेस्ला इज अलाइंड एट 60 डिग्री। इनिशियल एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो थीटा वन जो है वो है 60 डिग्री। विथ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपको बी दे रखा है, पहली 0.44 टेस्ला। तो वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट, तो वर्क डन इन टर्निंग द मैग्नेट, जो 60 डिग्री पे है नीचे, यानी आपने होल्ड करके इसको रखा हुआ है। अभी क्या बोल रहा है, आपको निकालना है वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला माइनस एम डी कॉस थीटा बाय, ठीक है। तो फॉर्मूला हमको पता है, इसने वर्क डन पूछा। क्या बोल रहा है, पहला कब निकालना है आपको, the work done in turning the magnet to align the magnetic moment normal to the magnetic field। यानी एम और बी के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्वेश्चन में ही बोल रहा है यार कि मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिखाना है। कैसे बनेगा डायग्राम, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसी है और मैग्नेटिक मूवमेंट को इससे 90 डिग्री रखना है। कैसे रखो मैग्नेट को, हाँ सही है, ऐसे रख देते हैं। ये देखो साउथ, ये नॉर्थ। देखो ये बन गया हमारा मैग्नेटिक मोमेंट और ये रही हमारी मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच एंगल कितना बन गया, 90। शुरुआत में कितना था ये 60, हम उसको 90 कर रहे हैं। एक एंगल 60, दूसरा है 90। तो बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा केस वन के लिए। वर्क डन आपको एम दे रखा है, आपको बी दे रखा है, दोनों एंगल दे रखा है। हाँ तो कुछ भी हो सकता है। तो वर्क डन हो जाएगा -6 × 0.44 कॉस थीटा 2। थीटा 2 कितना है, 90। हाँ कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 माइनस इनिशियल क्या था 60, ये कितना होता है 60। हाँ इसको सॉल्व कर लेना, 3 × 0.44 आ जाएगा। हाँ ठीक है, आंसर आ जाएगा। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है कि अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, इसको ऐसा घुमा देना है। तो एंगल आप कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अगर इसको पूरा गोल घुमा देना, तो ये पहले मैग्नेट शुरुआत में 60 डिग्री पे, इसको हमने 90 कर दिया। तो बोल रहा है कि नहीं नहीं, इसको पूरा घुमा। तो थीटा वन तो हमारा वही था 60 डिग्री, थीटा टू विल बी 180। तो वर्क डन विल बी -6 × 0.44, ये हो जाएगा -1 -1 cos 180 -1। इसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं -1 - 1/2 है ना, 1.5 हो जाएगा। तो इसमें 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। क्वेश्चन भी बहुत टफ है क्या, क्वेश्चन आसान है ना, आप इसका आंसर निकाल लेना। ये ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, derive the expression for the force acting between two long parallel current carrying conductors। ये भी पढ़े। दो वायर्स के बीच में कितना फोर्स लगता है, एक में करंट I1 है, एक में करंट I2 है। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई ए। एक क्या चीज है उनके बीच की, डिस्टेंस है। इसको डिराइव करने के लिए कह रहा है, तो पिछले चैप्टर में लोग डिराइव कर ये ना, याद है। अब क्या बोल रहा है कि हेंस डिफाइन 1 एम्पियर करंट, हेंस डिफाइन 1 एम्पियर करंट। देखो यहाँ पे मैं 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने जा रहा हूँ उस फॉर्मूले की हेल्प से। देखो इसमें करंट जा रहा है आई और इसमें भी करंट जा रहा है कितना, आई। दोनों में करंट है आई आई। अब देखो, अब ये वाले फॉर्मूले से देखो यहाँ पे अगर मुझको ना करंट की वैल्यू लाना है 1 एम्प,
करंट की वैल्यू कितनी लाना है, 1 एम्पियर। अब देखो यहाँ से I1 इंटू I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इंटू 2 पाई इंटू A अपॉन म्यू नॉट। इतना ही हो गया। अब देखो यहाँ से मुझको करंट की वैल्यू लाना है 1 एम्पियर। ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ये कब हो सकता है, जब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो, 1। मैं देखो ऐसे बता रहा हूँ कि अगर दो वायर से हमारे दोनों 1 मीटर की डिस्टेंस पे हैं, अगर दो वायर आपने 1 मीटर की डिस्टेंस पे ले रखा है और अगर उनके बीच में जो फोर्स लग रहा हो वो कितना लग रहा हो, 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। देखना है, ठीक है। अगर उनके बीच में फोर्स लग रहा हो 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो देखो क्या आएगा, डिस्टेंस है कितनी, कितनी 1 मीटर, इसी जगह पे हमने रख दिया 1 मीटर, ठीक है। और ये देखो म्यू नॉट अपॉन ये 2 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, उसको इसको उड़ाना है। लेकिन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हमको पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। देखो I1 I2 इज इक्वल टू, या ऐसे कर सकते हैं ज्यादा आसान होगा कि F इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू वन अपॉन में क्या है 2 पाई इंटू 1। अब देखो F की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। इसमें ऊपर भी 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे भी 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होता है, 10⁻⁻⁷। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो अब वो सिनेरियो देखो कि अगर दो वायर आपस में 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं और उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 2 पाई इंटू 10⁻⁷। देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 2 पाई इंटू 10⁻⁷, और इनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। तो जब ये आपस में यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे ना, तो I1 I2 इज टू कितना आ जाएगा, 1। और दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 1 आ रहा है और दोनों सेम, तो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू कितनी होगी, 1 है। मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, कुछ लोग नहीं समझ पाए कि हमने एक कंडीशन ली कि यहाँ पे दो वायर थे, दोनों के बीच में ना करंट जा रहा है कितना, I और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो है 1 मीटर, 1 मीटर। हम इसमें ना रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं क्योंकि हमको 1 एम्पियर करंट डिफाइन करना है। तो मैं 1 एम्पियर रख के देखता हूँ कि फोर्स कितना लगेगा, 1 एम्पियर रख के देखते हैं कि कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए इंटू I1 I2। तो अपन ना I1 और I2 की वैल्यू 1 1 रख के देखते थे कि कितना फोर्स लगेगा। तो बाद में क्या बोल देंगे, इतना फोर्स लगेगा तो उनके बीच करंट कितना होगा, 1 एम्पियर। हम कर रहे हैं उल्टा, हम पहले ही 1 और 1 एम्पियर रख देते हैं। अगर ये भी 1 एम्पियर हो, ये भी 1 एम्पियर हो, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ए की वैल्यू भी हमने ऊपर। तो हम डिफाइन ऐसे करेंगे, अगर 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर हमने दो वायर रखे हुए हैं, ए की वैल्यू होगी 1, दो वायर हम लोगों ने रखे हुए हैं और इनके बीच में अगर फोर्स लग रहा हो, यहाँ पे देखो ऊपर 2 पाई और नीचे 2 पाई से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो एफ इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना हो जाता है, 10⁻⁻⁷। तो तुम देखो जब मैंने इनको 1 एम्पियर रखा, फोर्स कितना मिला, 2 पाई इंटू 10⁻⁷। जब उल्टा इमेजिन करो, अगर मैं 2 पाई इंटू 10⁻⁷ फोर्स रखूंगा तो करंट कितना मिलेगा, 1 एम्पियर। इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि दो पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स क्योंकि 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, अगर उनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और अगर उनके बीच में फोर्स इतना लग रहा है, तो दोनों के बीच जो दोनों के करंट की वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 है। ठीक है, इसको लिख लो अच्छे, 4 पाई स्क्वायर। चलो लिखो, पहले लिखो, लिखवा देता हूँ।
लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, टू स्ट्रेट infinitely long parallel conductors, टू स्ट्रॉन्ग सॉरी स्ट्रेट, अच्छा हाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर आ जाएगा, हाँ ये पाई उड़ जाएगा, हमने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो नीचे 4 पाई हुआ, ये उड़ जाएगा और ये पाई उड़ जाएगा, कितना आएगा 2 into 10 टू स्ट्रेट current carrying conductors, current carrying conductors are said to carry 1 ampere current, are said to carry 1 ampere current each when they interact each other, when they interact with each other with a force, with a force, with a force 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर। वहां जो फोर्स आया था हमारा याद करो पर यूनिट लेंथ के लिए था, 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर when kept 1 meter apart, when kept 1 meter apart, when kept 1 meter apart। देखो ये इसमें से भी अगर आई करंट जा रहा है, इसमें से भी आई करंट जा रहा है, अगर इनके बीच में फोर्स लग रहा है 2 into 10 to the power minus 7, देखो इनके बीच में इतना लग रहा है म्यू नॉट, इसकी वैल्यू आई, इसकी भी वैल्यू है आई, और नीचे में क्या है हमारा 2 पाई इंटू डिस्टेंस है 1 मीटर। देखो उसमें से भी करंट जा रहा है आई और इसमें से भी करंट, अरे 1 मीटर देखो, इसमें से भी करंट आई जा रहा है, इसमें से भी करंट आई जा रहा है, दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे और दोनों के बीच अगर इतना फोर्स लग रहा है, अब देखो ये इधर आ जाएगा तो 2 into 10 to the power minus 7, ऊपर आ जाएगा क्या 2 पाई और नीचे आ जाएगा म्यू नॉट, 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इससे जैसे मल्टीप्लाई होगा ये क्या बन जाएगा 4 पाई, 4 पाई अपॉन म्यू नॉट, तो 1/10 to the power minus 7 है ना। तो देखो ये हो जाएगा, पहले से ये 10 to the power minus 7 है इंटू ये उल्टा है ना, तो ये हो जाएगा 1/10 to the power minus 7, 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ और 4 पाई बना दिया, ये 4 पाई अपॉन म्यू नॉट आने की 1/10 to the minus 7, ये 1 इधर आया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर पे क्या बचा आई का स्क्वायर, ये कट गया तो आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो आई इज इक्वल्स टू 1। तो अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे उनके बीच अगर इतना फोर्स लग रहा होगा तो पक्का उनमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर हो रहा है, हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन थोड़ा बचवाइए, बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या दिया स्मॉल एम कैपिटल एम, अरे मोमेंट वर्ड देख के कैपिटल एम बोल दिया था ना, यूनिट भी देख लो एम्पियर मीटर स्क्वायर, बार मैग्नेट ऑफ डाइपोल मोमेंट 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या दे रखा है हमें कैपिटल एम, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर, रेस्ट विथ इट्स सेंटर ऑन अ फ्रिक्शनलेस पिवोट, यानी कि ये फ्री टू रोटेट, a force F is applied at the right angles to the axis of magnet, एक्सिस ऑफ मैग्नेट के राइट एंगल पे तुम फोर्स लगा रहे हो, मतलब कैसे, अपना पेन सामने रखो और फोर्स लगाओ, अगर ये मैग्नेट है तो तुम कहाँ पे फोर्स लगा रहे हो और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, एक्सिस के राइट एंगल पे, एक्सिस कैसा होता है ऐसा, तो उसके राइट एंगल पे फोर्स लगाने का परपेंडिकुलर, a force is applied at right angles to the axis of magnet 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द pivot, मतलब बीचों बीच नहीं लगा रहे हो, इधर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा रहे हो, ये देखो ये ऐसा ना रोटेट करने के लिए फ्री है, पिवोट से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे तुम इसके ऊपर राइट एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, मतलब पक्का ये क्या करेगा रोटेट करेगा। It is observed that an external magnetic field of इतना टेस्ला is required to hold the magnet in equilibrium
at an angle of 30 degree with the field. Calculate the value of ये देखिए, ये मस्त ऐसे रखा हुआ था हमारा जो मैग्नेट है, ये नाउ, ये नाउ रखा हुआ था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब मैंने क्या किया, इस पे ना इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, यहाँ से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ना मैंने ऐसा फोर्स लगा दिया, ये देखिए ये फोर्स क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि क्या लग रहा है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क कितना लग रहा है, एफ इंटू 0.1, 10 सेंटीमीटर। देखो टॉर्क की वैल्यू इतनी आ चुकी है न्यूटन मीटर, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे एक 0.25 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड हो तो 30 डिग्री पे जाके होता है। टॉर्क का फॉर्मूला वहां भी हम लोगों ने पढ़ा है, टॉर्क का फॉर्मूला भी देखा है ना, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क वहां से भी निकाल सकते हैं हम लोग, सॉरी टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, तो हमें एम बी साइन थीटा कुछ बन रहा है उपाय, एक बार कोशिश करो। एम दे रखा है, बी दे रखा है, साइन थीटा में थीटा दे रखा है, टॉर्क वहां से भी निकाल सकते हैं। तो टॉर्क ये आ चुका है पहला इक्वेशन, और दूसरा टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम बी साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम दे रखा है 3, टी दे रखा है 0.25, और थीटा थीटा है 30, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। तो देखो टॉर्क भी निकाल सकते हो इसकी, दोनों को इक्वेट करके फोर्स निकाल सकते हो। दोनों को इक्वेट क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना इतना टेस्ला का ये लगता है टॉर्क कितनी डिग्री है, हम जो टॉर्क लगा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड का जो टॉर्क है वो दोनों सेम होगा। कितना रहा है आंसर, सोल्यूशन तो समझ गए ना, कि बाहर से एक टॉर्क लगा है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मैग्नेटिक फील्ड में तो हम लोग घुमा रहे हैं तो इसके ऊपर एक टॉर्क भी लगेगा, कितना होगा एम बी साइन थीटा। जब दोनों बराबर होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम होगा, तो दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें ना ऐसे ही अलग अलग दो चैप्टर से जोड़ देता है। यहाँ पे तुम देखो दो अलग अलग क्लासेस से जोड़ दिया, 11th में आपने टॉर्च पढ़ा था और 12th में ये पढ़ा है। कई बार बच्चे 11वीं पढ़ते पढ़ते सॉल्व करने जाते हैं तो अटक जाते हैं। बुक्स में क्या रहता है, टॉर्च वॉर्च देख के वो उसको 11th में डाल दिए, अब बच्चा जो उसमें एक चीज नहीं पढ़ा है। उसका आंसर कितना आया था, 3.75 न्यूटन फोर्स निकाला है। Show that a current carrying solenoid behaves like a small bar magnet. Obtain the expression for the magnetic field at an external point laying on its axis. सोलेनॉइड के लिए ये सब चीज हम लोग कर सकते हैं। कितना होता है सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, म्यू नॉट छोटा एन की बड़ा एन, छोटा एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एक मीटर में कितने उसके टर्न है, इसको आप लोग देखना। अगला देखो, अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 5 टर्न्स ऑफ रेडियस इतना सेंटीमीटर। द कॉइल लाइज इन xy plane with its center at the origin. Find the magnitude and direction of the magnetic dipole moment of the coil. कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m का फॉर्मूला क्या होता है कॉइल के लिए, जिसमें से करंट पास हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स है, m इक्वल्स टू एक कॉइल में करंट पास हो रहा है i, n नंबर ऑफ टर्न्स i n। फॉर्मूला पहली बार पढ़ रहे हो,
यहाँ क्यों नहीं आता है, मेरी बिल्कुल कम से कम। तो ये देखो इसमें आई दे रखा है, इसमें एन दे रखा है, रेडियस है, तो आप एरिया भी निकाल सकते हो। द कॉइल लाइज इन ये फना निकालना द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल, तो आप इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लो, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एक्स वाई प्लेन पे है, ये देखो एक्स वाई प्लेन पे। अब करंट ऐसा दौड़े चाहे ऐसा दौड़े, वो रहेगा किस एक्सिस के अलाउ, जेड एक्सिस। जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा यहाँ से मैग्नेटिक, आप उसका मोमेंट निकाल लोगे आई एन एस से, और उसका डायरेक्शन क्या होगा अराउंड द जेड एक्सिस। अब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ किया नहीं, तो हम पॉजिटिव एक्सिस जेड या नेगेटिव जेड नहीं बता सकते। ये देखो ये है वो कॉइल, ये एक्स वाई प्लेन, इधर एक्स है इधर वाई है, एक्स वाई प्लेन में। अब अगर ऐसे करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अलोंग द जेड एक्सिस। An observer to the left of a solenoid of n turns, अच्छा solenoid के क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ तो है ना। The poles of a bar magnet cannot be separated. Magnetic monopoles do not exist. The poles of a bar magnet cannot be separated. क्या आप सेपरेट कर सकते हो पोल्स को? बात तो सही है। बी को पढ़ो, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी सही है। तो करेक्ट रीजन है कि नहीं है? सही रीजन है भैया, क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाँ वो भी आंसर है। ठीक, अच्छा गॉस लॉ हम लोगों ने नहीं पढ़ा है मैग्नेटिक। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग डेरिवेशन करेंगे। देखो बंद होना शुरू, चलो अभी करेंगे डेरिवेशन। ये रोज क्या है ना, कॉपी बंद होती है। चलो, हाँ कर रहे हैं नहीं? तो हमारा डेरिवेशन है पी नियर मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड नियर मैग्नेट। हाँ, तो इसमें केस नंबर 1 है। देखो इसमें हम लोग दो केस पढ़े, जैसे डाइपोल के भी पढ़े थे, डाइपोल एक्सिस पे और इक्वेटोरियल एक्सिस पे। वैसे ना हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे कि अगर हमारा ये एक मैग्नेट है, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो एक इसका होगा डाइपोल एक्सिस, एक होगा इक्वेटोरियल एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस होगा? इक्वेटोरियल। और ये कौन सा एक्सिस होगा? डाइपोल एक्सिस, डाइपोल है ना। तो यहाँ पे एक बार निकालना है हमें, एक बार यहाँ पे निकालना है। ये पहला केस, पहला केस यहाँ पे हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, पॉइंट नंबर 1 है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग सबसे पहले क्या करते थे, वहाँ क्या करते थे सबसे पहले, तो पॉइंट पी की लोकेशन बताएंगे। लोकेशन हमेशा कहाँ से बताते हैं? सेंटर से। तो देखो इसके सेंटर से ना, ये तो है आर डिस्टेंस, इसके सेंटर से ये आर डिस्टेंस है। अच्छा ये लेंथ एल है और ये वाली लेंथ एल, टोटल लेंथ कितनी? 2 है। देखो नॉर्थ पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर माइनस एल। लेकिन साउथ पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? आर प्लस एल। देखो दोनों पोल की डिस्टेंस अलग अलग है, तो दोनों के कारण वहां पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बनी। इतनी बात समझ में आती है पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है किसी चार्ज के कारण? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? के एम अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो दोनों पोल के कारण उसपे इसकी भी जो है एम है और इसका भी एम है। अ, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कितनी बनेगी? टी बनेगी। और उसकी डायरेक्शन किधर होगी? मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ जाती है, साउथ की तरफ जाती है, साउथ की ओर जाती है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन होगी इधर बी वन। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसकी डायरेक्शन होगी अवे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इससे क्या होती है, देखो नॉर्थ को जैसे दूर निकलती है उसकी तरफ जाती है।
तो साउथ के लिए होगा टूवर्ड्स और नॉर्थ के लिए होगा अवे। ये किससे ज्यादा पास है, साउथ या नॉर्थ? तो किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा? नॉर्थ का। तो बी टू बड़ा होगा कि बी वन? बी टू। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी हो जाएगी? बी टू माइनस बी वन। दोनों अपोजिट है ना, इससे मैंने माइनस करा होगा। ठीक है। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बी टू, ये कितना होगा? इससे निकालेंगे हम लोग के एम अपॉन आर। नहीं, इससे डिस्टेंस आर नहीं, इससे डिस्टेंस कितनी है? आर माइनस एल का स्क्वायर। यहाँ पे माइनस के एम, इससे डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस एल का स्क्वायर। फिर इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू, के को बाहर निकाल लिया मैंने, एम को भी बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे वन बचेगा, यहाँ पे वन। ये ऊपर आएगा, ये इधर ऊपर जाएगा। ये ऊपर आएगा तो क्या बच जाएगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है तो माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद है वहां पे भी बताया था, याद कर लीजिए, बताया था कैसे आता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस टू आर एल माइनस, ये भी तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा था, लेकिन माइनस है तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे आएगा माइनस टू आर एल, लेकिन इस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस। तो इधर पे क्या बचेगा ऊपर में? फोर, नहीं टू नहीं, इसका टू आर एल और इसका टू आर एल, कितना हो जाएगा? फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो इसमें से एक टू कॉमन ले लो और एक एल को ले लो। टू इंटू एल, एम इंटू टू एल कितना हो जाता है? कैपिटल एम। एक टू बच जाएगा और आर बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? टू डी इज इक्वल टू के, देखो इसको मैंने लिखा टू एल इंटू टू आर, एक तो बात। फोर को मैंने लिख दिया टू इंटू टू, एक टू इसको दे दिया, एक टू इसको दे दिया, और नीचे में बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एम इंटू टू एल कितना हो जाएगा? कैपिटल एम, तो के एम, और साथ में कौन बचा? टू आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर एक एजम्पशन लेंगे, तो याद आ रहा है ये जो एल है ना, ये आर के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, इसका स्क्वायर तो और भी ज्यादा छोटा होगा। तो इसको हम लोग कर देंगे नेगलेक्ट। ये टू टू डी क्या हो जाएगा? फोर। आर की पावर फोर है और ऊपर एक आर दिख रहा है, तो कट जाएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या बचेगा? टू के एम अपॉन आर क्यू। याद ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? टू के पी, टू के पी अपॉन आर क्यू होती थी। तो अगली क्लास में अब हम लोग करेंगे इसके आगे का डाइपोल वाला। ठीक है, अब तो आप लोग भी लीव कर सकते हो।